आज मैं आप सभी लोगों से एक ऐसे व्यक्ति से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ जो कि अपने ही गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से हैं और यहाँ से इस धरती से निकल के इन्होंने जो है आज माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के अंदर जॉब ली है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ संभव नहीं है। इन्होंने वो काम करके दिखाया है और आज हम इनसे सारा का सारा जो डिटेल है कि क्या कैसे चीज़ें करनी चाहिए, कैसे इन्होंने किया, वो सारी बातें इनसे जानेंगे। सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भैया के शब्दों में ही आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा। तो भैया प्लीज़ थोड़ा आप बताएँ। ठीक है, थैंक यू आदित्य। मैं 2008 से 2012 तक जीयू के बैच में था, कंप्यूटर साइंस बीटेक सीएससी। और मैं हरियाणा से ही हूँ। हरियाणा में गुड़गांव एक जगह है, वहाँ से मैं हूँ। तो मतलब मैंने अपने टाइम पे जब बीटेक सीएससी में एडमिशन लिया था, उस टाइम पे जीयू की फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका स्किल बहुत बढ़िया था। अभी भी उसका अच्छा है, तब भी बहुत बढ़िया था। और हम लोगों को उतना गाइडेंस अवेलेबल नहीं था, क्योंकि हम लोग गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, कमिंग फ्रॉम द विलेज बैकग्राउंड। उतना ज्यादा गाइडेंस अवेलेबल होता नहीं है, ठीक है। तो वहां से मैंने मतलब बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से जर्नी शुरू करी और धीरे धीरे करके उसको बिल्डअप करते हुए एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट डबलिन। अभी मैं इंडिया में ही हूँ। आई विल बी मूविंग टू आयरलैंड ऑन 3rd of September। तो वो भी हो जाएगा। तो यही है यार, वहां से शुरू करा था, अभी माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हूँ इन शॉर्ट। तो भैया आप थोड़ा सा अपना जेई का बताते कि आपने जेई की तैयारी कैसे की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीजेयू में लैंड करेंगे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में लैंड करेंगे, एमडीयू लैंड करेंगे। उनको क्या मोटिवेशन आप देंगे कि जेई खराब गया तो उसके लिए क्या जो है आगे? एक तो मैं बता देता हूँ, मेरी जेई में, अच्छा, मेरे टाइम पे एआई ट्रिपल ई होता था। अभी होता है जेई। जेई के 2 हिस्से हो जाते हैं, मेन एडवांस। इन्हीं का थोड़ा पुराना वर्जन लगा लो तो एआई ट्रिपल ई का एक एग्जाम होता था और आईआईटी जेई का एग्जाम होता था। आईआईटी जेई में तो मतलब मेरा हुआ ही नहीं था। तो आईआईटी जेई में क्या होता है, मेरे को ये नहीं पता अभी होता है कि नहीं होता। मेरे टाइम पे था कि अगर आपकी रैंक, आपने अगर क्वालिफाई नहीं करा तो आपका स्कोर कार्ड नहीं आएगा, सिंपल। तो मेरा स्कोर कार्ड नहीं आया, मतलब मैंने क्वालिफाई नहीं करा, तो मेरी कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई। और एआई ट्रिपल में तो बहुत ही बेकार रैंक थी, मतलब मेरी 1 लाख के करीब में रैंक थी। और 1 लाख में जीजेयू नहीं मिलता है। मेरे को जो जीजेयू मिला था वो हरियाणा गवर्नमेंट की एक स्कीम थी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टॉपर है हाँ, उस टाइम अभी पे, भी चल। अभी भी चलती होगी। हाँ, तो उनकी अलग से काउंसलिंग होती है, उनको एडिशनल थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। तो मैं अपने गवर्नमेंट स्कूल का टॉपर था और उसकी काउंसलिंग से मेरे को जीजेयू मिल गया था। तो आप ये देख लो कि मतलब ना मेरा जेई हुआ, ठीक है, ना मेरा एआई ट्रिपल ई हुआ, ना मेरा कोई बिट्स वाला एग्जाम क्लियर हुआ, बिट्स का। हाँ, तो स्टिल, लेकिन अगर आप ये देखो कि वहां से शुरू करके कि भाई नहीं हुआ वहां से, और अगर आपको इस तरह की कंपनी से पहुंचना है तो पॉसिबल है, ये हो सकता है। वो एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, वो दुनिया का अंत नहीं है आपके लिए। अ, भैया एक छोटी-सी चीज़ कि अभी जो बच्चे फर्स्ट ईयर में जाएँगे, मान लीजिए आप, तो उनको क्या अप्रोच रखना चाहिए कि हम टायर 3 कॉलेज में आए हैं, टायर 4 कॉलेज में आए हैं, तो यहाँ से हम कैसे बड़े सपने देख सकते हैं, बड़ी एमएनसीज़ में जाने का जो हम सोच सकते हैं? थोड़ा बेसिक लेवल। हाँ, हाँ, बिल्कुल यार। देखो, अभी आप क्या करो, आप रिवर्स इंजीनियरिंग करो, ठीक है। तो आप, क्योंकि जो भी लोग टीयर 3 कॉलेज में इस टाइम जाएंगे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक, अपना करियर तो बनाना ही बनाना है आपको, अपने आने वाली जनरेशन के लिए। मतलब जो, जैसे आज आप बीटेक फर्स्ट ईयर में हो, आप कभी 4th ईयर में रहोगे तो आपके पीछे 3 बैच रहेंगे। आपको उनके लिए एक ऐसी लिगेसी तैयार करनी है कि आप जिस स्ट्रगल से गुजर रहे हो वो ना गुजरे। और ये करने के सीक्वेंस में, ये करने की प्रोसेस में आप बहुत कुछ सीख जाओगे। अब ये होगा कैसे, ठीक है। एक पहली चीज तो है कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग करो। आज इंटरनेट के ऊपर आपको सारी चीजें अवेलेबल है कि माइक्रोसॉफ्ट किस तरह से राउंड्स लेती है, गूगल किस तरह से राउंड्स लेती है। आपको पता है कि उसमें 3 तरह के राउंड होते हैं। एक आपका डीएसएल को होगा, सिस्टम डिजाइन होगा। हालांकि जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए सिस्टम डिजाइन वाले राउंड नहीं होते हैं। फिर भी अगर मान लीजिए वर्स्ट केस में आपसे पूछ भी लिया जाए, तो थोड़ा आपको सिस्टम डिजाइन का भी पता होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स को पता होना चाहिए, और थोड़ा बिहेवियरल आपका अच्छा होना चाहिए। तो आप क्या करो, इंटरनेट से इन रिसोर्सेज के ऊपर जितना कंटेंट अवेलेबल है वो निकालो और उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करो कि अगर इस स्टेट तक पहुंचना है तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, आपको डीएसए के अंदर अबव एवरेज जाना है तो आप क्या क्या कर सकते हो।
आपके पास गीक फॉर गीक्स है, लीड कोड अवेलेबल है, हैकर रैंक, हैकर अर्थ अवेलेबल है, इंटरव्यू बिट अकेडमी अवेलेबल है। ठीक है, ये सारे रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है। एक बैच को मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो बैच फोर्थ ईयर वाला हो, थर्ड ईयर वाला हो, चाहे फर्स्ट ईयर वाला हो। उनको एक बार सारे रिसोर्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, अपने बैच को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और वो नॉलेज पास ऑन करनी पड़ेगी नीचे वालों को। ठीक है, ये नहीं है कि आपके बैच ने मेहनत कर ली और वो सेम मेहनत फिर अगला बैच भी कर रहा है। आप जहां छोड़ के जाओ अपनी लेगेसी, वहां से दूसरा वाला बैच बिल्डअप करेगा। इस तरीके से एक तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरा, ये करने का जो प्रोसेस है, उसके अंदर आप जो बिहेवियरल वाला पार्ट है ना, उसको आप प्रूव कर लोगे। ठीक है, आप ये बता पाओगे सामने वाले को कि जब आप किसी इंटरव्यू में बैठ रहे हो, बिहेवियरल वाले के अंदर हो या मैनेजरियल वाले या टेक्नो मैनेजर वाले राउंड में हो, कि मेरे कॉलेज में कभी ऐसा होता नहीं था, हमने इनिशिएटिव लिया, हमने प्रोएक्टिवली ऐसा करा। ठीक है, और हमने अपने पीछे ये चीज क्रिएट करी है कि हमारे जूनियर्स कभी सफर नहीं करेंगे। ठीक है, तो दो ही चीजें हैं, इंटरनेट पे जाओ, ये पता करो कि कौन कौन सी कंपनीज किस किस तरह से राउंड लेती है, उनको आप तीन चार कैटेगरी में पुट कर लो कि सबसे बड़ी टेक जायंट्स जो है वो ये राउंड लेते हैं, जो आपकी स्टार्टअप्स है वो इस तरह का राउंड लेती है, और जो आपकी सर्विस बेस्ड कंपनीज है वो इस तरह का राउंड लेती है। और उन तीनों के लिए बकेट बना लो कि इस बकेट के लिए ये टेक्नोलॉजी आपको प्रिपेयर करनी है, इस वाले के लिए ये प्रिपेयर करनी है। एंड देन आपका जो टारगेट है, आप एक से ज्यादा टारगेट भी लेके चल सकते हो, पर आपका जो टारगेट है उस तरह की चीज आप प्रिपेयर कर लो। अब इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो आती है डीएसए के ऊपर, कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम कैसे प्रिपेयर करें। देखो यार, उसमें क्या है कि एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जो आपके पास, क्योंकि वो एनवायरनमेंट है नहीं जो आईआईटीज में होता है, जो एनआईटीज में होता है। आपके कॉलेजेस में या टीएस3 कॉलेज में मान लो एनवायरनमेंट नहीं है, तो आपको वो खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जहां पे आपको कोई नहीं बताएगा, जहां कोई बताने वाला हो, मान लो आईआईटी में आप पढ़ते और वहां आपको कोई बताने वाला होता, तो आप 3 घंटे में कॉन्सेप्ट समझ लेते। आपको टीयर 3 कॉलेज में कोई बताने वाला नहीं है, तो आप 6 घंटे में समझ लोगे, 8 घंटे में समझ लोगे। मतलब चीजें जो है वो अनअचीवेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो करी नहीं जा सकती। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेहनत दुगनी लग जाएगी, ये होगा। कोई बात नहीं यार, एक बार ही तो मेहनत करनी है, आपको कॉन्सेप्ट एक ही बार बनाने हैं, डीएसए आपको एक ही बार सीखना है। मेहनत दुगनी लग जाएगी, लेकिन फ्यूचर जो आईटी वाले अचीव कर सकते हैं वो आप भी अचीव कर सकते हैं। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए अपना पाथ मिनिमाइज कर लेना। क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो सॉर्ट आउट करो एंड देन चीजें पॉसिबल है मेहनत के साथ। भैया एक जो नेक्स्ट अपना आता है वो कि सीजीपीए कितना मैटर करता है कॉलेज के अंदर और बाहर जब हम ऑफ कैंपस जाते हैं इन कॉलेजेस से कंपनीज के अंदर, तो सीजीपीए कितना ज्यादा जो है मैटर करता है चीज। सीजीपीए मैटर करता है, और बहुत मैटर करता है। मतलब खासकर जब आप ग्रेजुएट हो रहे हो, मतलब एक एक्सपीरियंस के बाद वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन जब आप ग्रेजुएट हो रहे हो ना, उस टाइम पे सीजीपीए मैटर करता है। तो ये जरूर कोशिश करना है कि आपका सीजीपीए 8 के आसपास रहे। ठीक है, 8 से नीचे नहीं आना चाहिए। ज्यादातर कंपनीज जो ऑफ कैंपस इंटरव्यूज लेती हैं, वो बच्चों की, जब उनको छटनी करनी होती है ना, मतलब उनको डिस्कार्ड करना होता है कि इन बच्चों का हम इंटरव्यू नहीं लेंगे, क्योंकि उनके पास जो रिसोर्स पूल है वो बहुत ज्यादा है। अब वो हर किसी को जाके चेक नहीं कर सकते, तो पहला फिल्टर लगा लेते हैं, पहली छटनी लगाते हैं इस बात के ऊपर कि आपका सीजीपीए 8 से ज्यादा हो या 7.5 से ज्यादा हो। ठीक है, और उसके बाद में आपके 100 में से 70 बच्चे निकल जाएंगे, बचेंगे 30। उनको पता है इन 30 में से हमको मिल ही जाएंगे। तो सीजीपीए मैटर करता है। जब आप 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस हो जाओगे तब मैटर नहीं करेगा, तब आपका पास्ट एक्सपीरियंस मैटर करेगा, वो 2 साल का। लेकिन जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तब तक सीजीपीए बहुत ज्यादा मैटर करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई भी अगर आपको ये कहता है कि सीजीपीए मैटर नहीं करता, किसी फलाने की सीजीपीए 6 थी और उसकी जॉब लग गई होगी, एक्सेप्शन होता है। लेकिन जिसकी सीजीपीए, जिसका आप प्रोबेबिलिटी देख लो, जिनका सीजीपीए अच्छा है, जिनका सीजीपीए खराब है, उसमें से अच्छे वालों की कितनी प्रोबेबिलिटी है और खराब वालों की कितनी प्रोबेबिलिटी है। सीजीपीए आपके इंटरव्यूअर को आपका पहला इंप्रेशन देता है कि आप अच्छे स्टूडेंट हो या खराब स्टूडेंट हो, इट मैटर्स। आ, भैया आपने ये 4 साल के दौरान इंटर्नशिप वगैरह करी थी कोई किसी कंपनी के अंदर। यार जब मतलब मेरे वाले टाइम पे, एक तो 2008 में थोड़ा सा इकोनॉमी बर्बाद हो गया था। ठीक है, तो डाउन हो गया था, तो उसकी वजह से एक तो कंपनीज वैसे ही नहीं आ रही थी,
और दूसरा, जब मैं पास आउट हो रहा था उस टाइम पे उतनी ज्यादा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होती नहीं थी। हाँ, लेकिन अभी जो बच्चे बीटेक फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, वो जरूर ट्राई करें कि उनको इंटर्नशिप मिल जाए। और इंटर्नशिप में आपको ये टारगेट करना है कि जिस तरीके से वो कंपनी काम करती है, ठीक है, उनका अपना एनवायरनमेंट है, उनके जहाँ वो मतलब किसी भी कंपनी के अंदर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, उसके नीचे मल्टीपल एनवायरनमेंट होते हैं, आपको वो पूरा डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सीखना है। ये आपकी इंटर्नशिप का ये समरी है उसकी, ये करना है आपको। ठीक है, इंटर्नशिप का ये नहीं है कि आप वहां जाओगे, आपने मतलब आपको 1 लाख रुपए मिल गया, 2 लाख रुपए मिल गए इंटर्नशिप के टाइम पे समर, वो नहीं है। उसका मेजर क्या है कि आपको सीखना है जो वो सिखा रहे हैं। अगर मान लो आप माइक्रोसॉफ्ट में आपकी इंटर्नशिप लग गई, तो माइक्रोसॉफ्ट की किस टीम में आप काम कर रहे हो, वो किस तरीके से काम कर रही है, और ट्राई करो उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सको। ठीक है, और वहां से जो भी आप सीखोगे वो आपका पहला इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत काम आएगा। तो अगर इंटर्नशिप मतलब कैसे भी करके मिल रही है, somehow, जहां से आपको सीखने को मिल रहा है, ट्राई इट, ग्रैब इट, डू इट। तो नेक्स्ट चीज जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये आप 4 साल के दौरान आपने भी इंजीनियरिंग करी और आपके जो बैचमेट्स थे वो कहाँ हैं अभी और मतलब क्या कर रहे हैं वो लोग, और आपके समय में वो लोग भी आपकी तरह थे या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? अच्छा, मैं कुछ कुछ चीजें बता देता हूँ। एक तो मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मेरे को कुछ कुछ मेरे टीममेट्स याद हैं। एक धर्म है, एक जिसकी गेट में पहली बार में बहुत अच्छी रैंक आई थी, और अभी वो आई बिलीव सेल्स फोर्स नाम की कंपनी में, बहुत बढ़िया कंपनी में, तो वो ब्रिलियंट। एक विकास करके हैं जो बहुत रिसेंटली 6 महीने 7 महीने पहले अभी नीदरलैंड मूव हुआ, एम्स्टरडेम के अंदर एक बुकिंग डॉट कॉम करके एक कंपनी है, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, वो वहां पे इंजीनियरिंग मैनेजर है। ठीक है, इसके अलावा मैं ज्यादा लोगों के टच में हूँ नहीं। ठीक है, कुछ मेरे को कुछ कुछ स्टूडेंट्स मेरे को याद है, कुछ लोग जो है जो एमटेक करने के लिए बाहर चले गए थे, मास्टर्स करने के लिए बाहर चले गए थे, और एक अमेजन में काम कर रहे हैं, एक आई बिलीव किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, या वो असिस्टेंट प्रोफेसर है वहां पे। तो मतलब सॉर्टेड है, बहुत सारे लोग इवेंचुअली सॉर्टेड हो जाते हैं जो मेहनत करते हैं। और जिन ग्रुप पे मैं था एक्चुअली उसके अंदर तो सारे ही सॉर्टेड है। ठीक है, एक दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं पढ़ने में एवरेज ही था। इवन सेकेंड सेमेस्टर में आई गॉट क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री, आई गॉट अ सप्ली इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैं मतलब ठीक ठाक पढ़ लेता था, ऐसा नहीं था कि मैं खराब स्टूडेंट था। वो मैं अपनी कह लो कि लापरवाही की वजह से मैं कुछ और पढ़ रहा था, जो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए था वो नहीं पढ़ रहा था। लेकिन आप यही देखो कि एक टीयर 3 कॉलेज, उस टीयर 3 कॉलेज में भी एक ऐसा स्टूडेंट जो एवरेज है और वो मैथमेटिक्स में भी फेल हो गया। वहां से भी अगर आप शुरू करो, मतलब आईआईटी जेई क्रैक करना तो अलग बात है, वहां से भी आप शुरू करो तो वहां से भी माइक्रोसॉफ्ट पहुंचा जा सकता है। तो आपके लाइफ में कुछ भी हो जाए, आपको लग रहा होगा कि यार मैं फेलियर हो गया मेरा, या मेरे इस सब्जेक्ट में नंबर अच्छे नहीं आए, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, या मेरा एक बार एक सेमेस्टर में सीजीपीए खराब हो गया, इट्स ओके। ठीक है, आप मेहनत करो, जो भी चीजें आपकी लाइफ में गड़बड़ चल रही हैं आपकी मेहनत से वो सही हो सकता है। तो दैट्स इट, हर चीज का सॉल्यूशन मेहनत है। तो भैया जिस टाइम आप फोर्थ ईयर में कंपनीज वगैरह आती थी यहाँ जीजेयू में? नहीं यार, मेरे टाइम पे कोई कंपनी नहीं आई थी, तो ऑफ कैंपस ही ट्राई कर रहे थे हम लोग। पानीपत में एक कॉलेज है पाइट करके, पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वहां जाते थे। तो वहां जब हम जाते थे तो हम तो जाते ही जाते थे और बच्चे भी आते थे, मतलब 1000 2000 के करीब बच्चे एक ही बार में इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल था। चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में जाते थे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मतलब चंडीगढ़ की तरफ जाते थे उनके कैंपस में बैठने के लिए, तो अपने जीजीयू में तो नहीं आते थे उस टाइम पे। तो आपने जो है फोर्थ ईयर के बाद आप जब पास आउट हुए उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट तक जाने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा, कितने सालों की जर्नी लगी, थोड़ा उसको आप ब्रीफ में बताएं तो। हाँ यार, मतलब देखो, जब मैं जीजीयू से पास आउट हुआ तो पास आउट तो हो गया था, पर मतलब जॉब नहीं थी मेरे पास। तो मेरे को जो था, मेरे को गेट क्रैक करना था। मेरा हमेशा जो था कि एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में जाते हैं, वहां से किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में चले जाएंगे। प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट मीन्स आईआईटी और एनआईटी। ठीक है, तो फोर्थ ईयर में मेरा गेट जो है वो क्रैक मैंने कर लिया था, और मेरी रैंक आई थी 8448। ठीक है, बट वो 8448 से मेरे को
आई थिंक मतलब मेरे को कुछ नहीं मिला था। मैंने एक्चुअली जब मिल नहीं रहा था आईटी एनआईटी तो मैंने ज्यादा देखा नहीं फिर उसको। तो वहां से फिर मेरे को हो गया कि चलो जॉब कर लेते हैं। तो मैंने 6 महीना 7 महीना घर रह के तैयारी करी समहाउ। और फिर मेरे को एक गुड़गांव में एक नॉर्मल सी स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर मेरे को जावा डेवलपर की जॉब मिल गई। वहां मैंने मतलब बहुत ज्यादा मेहनत की, और मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ, बट एक्चुअली मैंने शुरुआत के 2 ढाई साल एक भी छुट्टी नहीं ली। इवन संडे सैटरडे भी मैंने ऑफ नहीं लिया। मतलब ऑफ का मतलब क्या होता है कि आपने उस दिन कुछ सीखा नहीं है, कुछ काम नहीं करा। तो मैं क्या करता था संडे सैटरडे, तो पहले इंटरनेट स्लो चलता था, अभी तो बहुत तेज हो गया जियो आने के बाद से। तो मैं संडे सैटरडे ऑफिस चला जाता था, वहां इंटरनेट तेज चलता था, तो मैं पढ़ लेता था वहां पे बैठ के। तो 2 ढाई साल में जो मेरे को 4 साल में नहीं आया, वो उस 2 ढाई साल में जॉब में मेरे को आ गया। और फिर उसके साथ साथ मैं अपनी गेट की तैयारी कर रहा था कि यार मतलब कुछ निकल जाए, कुछ निकल जाए। तो मेरा 4 बार गेट क्लियर हुआ है, और मेरी रैंक धीरे धीरे करके इंप्रूव हो रही थी, बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई थी। तो मेरे को 2 3 रैंक डिस्टिंक्टली याद है। एक तो 8448 है, एक 2451 है। और 2451 आने के अगले साल बाद मेरी 3000 हो गई थी, मतलब और ज्यादा खराब हो गई रैंक। फिर मैंने एक रविंद्र बाबू रघुला करके है, उनका 2 ढाई महीने वाला जो कोर्स लिया था, और तब मेरी रैंक आई थी 1631। और उसके हेल्प से मेरे को एनआईटी कर्नाटक मिल गया था। ये एनआईटी कर्नाटक तक जाने की जर्नी में मेरे को जो है मतलब मैं इन्फोसिस भी चला गया था बीच में, इन्फोसिस छोड़ भी दिया था फिर। और फिर एनआईटी कर्नाटक जाने के बाद में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मेरे को लगा पीएसयू में जॉब मिल जाए तो बढ़िया है। समझ रहे हो, हर जगह मतलब थोड़ा 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 कर रखा है। तो फिर पीएसयू कौन सी, बीएसएनएल, मेरे को लगा कि बीएसएनएल में तो बीएसएनएल से मेरे को ऑफर लेटर आ गया था बेस्ड ऑन माई गेट रैंक। तो वो गवर्नमेंट जॉब थी, और मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली। और मतलब बीएसएनएल इन इटसेल्फ बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे लिए अच्छी नहीं थी क्योंकि वहां पे डेवलपर के लिए करने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है? अगर आप एज ए इंजीनियर जाते हो, नेटवर्क इंजीनियर जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इंजीनियर जाते हो, तो बहुत बढ़िया है आपके लिए, आप ग्रो भी करोगे, बाकी सारी चीजें भी हैं। लेकिन एज अ डेवलपर वहां पे उतना ज्यादा स्कोप है नहीं, आपको उसी में कुछ कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो फिर वहां से मेरे को लगा कि यार गवर्नमेंट जॉब, मतलब वो गवर्नमेंट जॉब थी। यहाँ आने के बाद ना बहुत लोगों की जर्नी खत्म हो जाती है। यू आर इन गवर्नमेंट जॉब, आप हाँ। सेटल हो गए। हाँ, मतलब बहुत बड़ी बात है आपको मिल गया। तो मेरे को भी बहुत लोगों ने बधाइयां दी थी कि गवर्नमेंट जॉब में हो गया। तो फिर बाद में क्या हुआ कि मतलब मेरे को लगा कि ये एज अ डेवलपर जो मैं समझ रहा था अपने आप कि एज अ डेवलपर मेरे को ग्रो करना है, वो नहीं हो पा रहा था। तो मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी और वापस से आईटी सेक्टर में आ गया। और मैंने शुरू करा एक्सेंचर से, मतलब इन्फोसिस से शुरू करा था। इन्फोसिस 4 महीने वापस छोड़ दी मैंने। फिर असेंचर, असेंचर में 2 साल। उन 2 साल में मैंने मतलब बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करी इन टर्म्स ऑफ टेक स्किल। और उसका मेजर रीजन था कि एक स्केलर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से मैंने कुछ 12 महीने का कोर्स होता है उनका, उसमें पूरा डीएसए और सिस्टम डिजाइन उन्होंने सिखाया। और वो मैंने मतलब वो एक साल मेक और ब्रेक वाला था, उसमें वो टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर का, जो स्केलर में मैंने दिया। और वहां से जो मेरे को आया, उसके बाद में मैं सिलिकॉन वैली बेस्ड एआई टेक स्टार्टअप है निटोमी करके, उसके अंदर मैंने मतलब एज अ डेवलपर मेरे को बहुत बढ़िया जॉब, वो पैसा भी बढ़िया दे रहे थे, उनका काम भी बढ़िया था, टीम भी अच्छी थी। तो वो एक स्टेप था टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। और वहां रहते हुए मैं वापस अपना जो भी लर्निंग थी वो रिवाइज में करता रहा। और उसके बाद में अपॉर्चुनिटी आई, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का कन्वर्ट हो गया। एक और ऑर्गेनाइजेशन है स्पेन बार्सिलोना के अंदर, ग्लोबो करके, जैसे अपने यहाँ स्विगी है, तो स्विगी का वो बड़ा ग्रुप है। तो उसका भी मेरे को ऑफर लेटर आ गया था। जर्मनी में कुछ कुछ कंपनीज में चल रहा था, वो मैंने बाद में रोक दिया क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। तो ये मतलब इन शॉर्ट ये मेरी जर्नी है। अ, तो भैया मैं आपको पिछले सवाल पे थोड़ा-सा रोकना चाहूँगा। आपने जो है कहा माइक्रोसॉफ्ट मैंने जॉइन किया। एक्चुअली आपने माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई किया, जहाँ से आपने अप्लाई किया जो भी वो सारी चीज़ से लेकर के आपने माइक्रोसॉफ्ट में जॉइन किया। ये प्रोसीजर थोड़ा-सा बता सकते हैं तो बता। श्योर। तो इस ऑल्दो इस सब्जेक्ट के ऊपर ना मैंने वीडियो बना रखी है, तो मैंने भी आपकी तरह एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर मैंने एक थोड़ी ज्यादा डिटेल में वीडियो बना रखी है। मैं बताता हूँ इसको यहाँ पे ब्रीफली। तो कहीं भी अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से कुछ तरीके बहुत फेमस है, जैसे आप डायरेक्टली अप्लाई कर लो कहीं भी। और दूसरा सबसे फेमस तरीका है रेफरल के थ्रू अप्लाई कर लो। ठीक है? तो माइक्रोसॉफ्ट से मैंने वाया रेफरल अप्लाई करा था। मेरा एक दोस्त है जो सेम टीम में काम कर रहा था, उसको मैंने अपना सीवी दिया। उनकी टीम में इतना कि 10 लोगों की टीम में 200 लोगों की, 500 लोगों की टीम।
उस टीम में उन्होंने जो ओपनिंग निकली हुई थी वहां पे मेरा सीवी लगा दिया। इन कपल ऑफ डेज मेरे को वहां से रिस्पॉन्स आ गया कि वी आर गुड टू गो, हम आपका इंटरव्यू जो है शेड्यूल करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि किसी भी कंपनी का स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि या तो आपका पहला राउंड जो होगा वो फोन स्क्रीन होगा, और फोन स्क्रीन डजंट मीन की फोन स्क्रीन, इट मीन्स कि आपका एक लाइक वन टू वन वीडियो कॉल पे आपसे सवाल पूछेंगे एंड ऑल दो थिंग। दूसरा तरीका ये है कि वो आपसे ऑनलाइन असेसमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन असेसमेंट में आपका एक टेस्ट आपको दे देंगे, टेस्ट का लिंक, और वहां पे फिर आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, या उसका कुछ मिनिमम बार रहेगा वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। इन माई केस इट वाज फोन स्क्रीन। तो मेरे से फोन स्क्रीन के अंदर उन्होंने शुरुआत में कुछ बिहेवियरल मेरे बैकग्राउंड के बारे में सारी चीजें पूछी, और फिर एक डेटा स्ट्रक्चर का मीडियम लेवल का क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। फिर जब वो क्लियर हो गया तो मेरे को कपल ऑफ डेज में अगले राउंड के लिए कॉल आ गई। तो इनमें क्या होता है कि आपका एक फुल लूप होता है। फुल लूप का मतलब एक दिन में आपके बहुत सारे टेक्निकल राउंड्स होंगे। अब वो राउंड 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका फीडबैक कैसा जा रहा है। तो अगर उनको लगता है कि आपका फीडबैक एवरेज है, तो उसके से वो क्या करेंगे, आपके राउंड इंक्रीज कर देंगे। अगर उनको आप एवरेज लग रहे हो और आपको वो समझ आ रहा है, अगर आप उनको एज अ कैंडिडेट उनको सही लग रहे हो तो, अगर उनको बहुत ही बेकार लग रहे हो तो रिजेक्ट कर देंगे, पर आपके राउंड सारे होंगे। ठीक है, तो इस केस में जैसे क्या हुआ था, मेरे 3 राउंड हुए थे, जो उन्होंने पहले बता दिया कि आपके 3 राउंड होने वाले हैं, और उसके अंदर से एक राउंड आपका डीएसए, एक राउंड एलएलडी, एक राउंड एचएलडी। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ, तो मेरे केसेस के अंदर उन्होंने डिवाइड कर रखा था कि डीएसए पूछेंगे, फिर एचएलडी, एलएलडी, ऐसे करके पूछेंगे। जो लोग एक्सपीरियंस कम है या नहीं है, उनके केस में हो सकता है 2 राउंड हो, और दोनों राउंड में आपसे डीएसए पूछा जाए। ठीक है, जब ये हो जाएगा फिर आपका किसी और सेपरेट दिन, या अगर आप कैंपस में विजिट करके कर रहे हैं तो उसी दिन शाम में एक राउंड होता है, जिसको बार रेजर कह लो, हायरिंग मैनेजर राउंड कह लो, एज अप्रोप्रिएट राउंड कह लो। मतलब एक टेक्नो बिहेवियरल मैनेजरियल मिक्स राउंड होता है। इसमें जो हायरिंग मैनेजर होते हैं वो आपको इवेलुएट करेंगे कि आप एज अ टेक्निकल तो आप सही हो, लेकिन एज अ पर्सन जिसके साथ उनको काम करना है, आप उसमें कैसे हो, है ना। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि वैसे तो बहुत तेज रहेंगे दिमाग से, काम वाम सब अच्छा कर लेंगे, लेकिन टीम में काम नहीं कर पाते, किसी और को दोस्त नहीं बनाएंगे। यहाँ पे वो चीज नेगेटिव हो जाती है। तो उनको कोई जीनियस नहीं हायर करना, उनको एक अच्छा डेवलपर हायर करना है जो टीम में काम कर सके, है ना। क्योंकि आपको सब लोगों के साथ मिलकर काम करना है। तो ये उसको असेस करने के लिए होता है कि आप एज अ पर्सन कैसे हो। आपके सामने अगर डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो आप क्या करोगे, वो आपको असेस करते हैं। आपने पुरानी लाइफ में जो एक्सपीरियंस आपका रहा है उसके ऊपर वो आपको इवेलुएट करते हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, आपका सीवी पूरा स्कैन करा जाएगा। ये आखिरी राउंड होता है। इसके बाद में मतलब आपको कुछ वीक्स लग जाते हैं। इनकेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा टाइम ले लेता है, बाकी जगह भी आपको 1 डेढ़ वीक 2 वीक लग जाएंगे आपका इवेल्युएशन आने में। देन यू विल गेट फीडबैक वापस आपके जो भी हायरिंग रिक्रूटर था उससे, और वो आपको बता देंगे कि आप मतलब आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जैसे मैंने जब गूगल का दिया था तो मेरा नेगेटिव आया था, और उन्होंने मतलब मेरे को पूरा बताया था कि आपका कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हमको लगी और आप कितने टाइम बाद अप्लाई कर सकते हो। इन केस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वो पॉजिटिव आया था, तो मेरे को ईमेल आ गया था कि आपका पॉजिटिव है, और हम आपको थोड़े टाइम बाद रीच आउट करेंगे, कि हमको टाइम लग रहा है बट हम रीच आउट करेंगे, और उसके अंदर हम फिर डिस्कशन करेंगे आगे के बारे में। तो ये प्रोसीजर होता है। 19-20 का फर्क पड़ता है सारी कंपनीज में, बड़ी जो टेक जायंट्स है उनमें यही प्रोसीजर होता है। आप भैया, एक प्रश्न था कि आप अभी माइक्रोसॉफ्ट में हो, आपने बहुत सारी कंपनीज देखी और बहुत सारे में आपने काम किया। तो ये कंपनी आपको दूसरी चीजों के, दूसरे कंपनीज के कंपैरिजन में कहाँ अच्छी ठहरती है, और क्या आपको एक्सपीरियंस रहा कि बेहतर लगी आपको इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग? यार देखो, कंपनियां वैसे सारी अच्छी होती हैं। ठीक है, क्या होता है कि आप एज ए डेवलपर वहां जा रहे हो, तो उनकी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है। तो सारी कंपनियां आपको उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर आपको आपसे काम कराती हैं। इवन जब मैं इंफोसिस में था तो भी उनका जो एक्सपेक्टेशन था वो मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी। इंफोसिस अभी भी अच्छी लगती है, बिकॉज इन इट सेल्फ इंफोसिस बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। असेंचर, मेरा एक्सपीरियंस कहीं खराब नहीं रहा, तो मैं किसी भी कंपनी को ये नहीं कह सकता कि खराब रही है। ठीक है, मतलब सारी कंपनियों में अभी भी मेरे बहुत दोस्त हैं। ठीक है, और इवन मैनेजर तक दोस्त है। ठीक है, कि जैसे इंफोसिस में है, मैं जानता हूँ उसमें एक ग्रुप प्रोजेक्ट मैनेजर थे जिनको मैं जानता हूँ। असेंचर में है कुछ लोग हैं अभी भी जिनको मैं जानता हूँ, अभी भी उनसे बात होती है। नेटोमी मेरी पिछली वाली कंपनी थी, सुपर कंपनी। मतलब उसमें तो इट्स लाइक कि अगर
मेरे को माइक्रोसॉफ्ट आयरलैंड नहीं जाना होता तो शायद मैं नेटोमी नहीं छोड़ता। इवन अगर मेरे को अमेज़न मिल रहा होता तब भी नहीं। ठीक है, वो इतनी अच्छी कंपनी है। तो लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में बाकी कंपनी के कंपैरेटिवली क्या बढ़िया है? इसमें एक चीज़ तो ये है कि इसका स्केल बहुत बड़ा है। स्केल मतलब जिस कंपनी का पार्ट हो, उसके कस्टमर कौन है? अगर आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जो रीजनल लेवल पे काम कर रही है, तो उसके कस्टमर भी उसी रीजन से होंगे। 1 स्टेट, 2 स्टेट, 1 कंट्री। इन केस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इसका कस्टमर बेस जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड फैला हुआ है। ये इसकी एक अच्छी बात है। तो आप स्केल पे, बड़े स्केल पे काम कर रहे हो। दूसरा क्या है, जिस टीम का मैं पार्ट हूँ, आई थिंक उस टीम के अंदर मैं अकेला इंडियन हूँ। ठीक है, बाकी सभी लोग जो है वो अलग अलग कंट्रीज से आते हैं। तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इसका फायदा मेरे को ये मिल रहा है कि मेरे को हर वर्ल्ड के हर एक हिस्से के लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है, उनके कल्चर्स को जानने का मौका मिल रहा है। तो इससे क्या है, आपका दूसरों के लिए अप्रिसिएशन बढ़ जाता है। आप अपने आप में कुछ भी सोचते हो कि आप ऐसे हो वैसे हो, या आपकी कंट्री सबसे बढ़िया है। यू गेट टू नो अदर पीपल। आप जब बाकी लोगों को जानते हो, आपको पता लगता है कि उनका कल्चर बढ़िया है, इनका भी कल्चर बढ़िया है। हमारे कल्चर के अंदर ये अच्छी बात, ये खराब बात है। इनके कल्चर में ये अच्छी बात है, हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये उसकी और अच्छी बात। तीसरा क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट इन इटसेल्फ एक ऐसी कंपनी है जो मेरे को हमेशा से ये था कि माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहा है। जब मैंने अपनी कोडिंग, मतलब कोडिंग भी क्या, जब मैंने पहली बार कंप्यूटर देखा था तो उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी, विंडोज एक्सपी इंस्टॉल था उस टाइम पे। तो फॉर मी इट हैज ऑलवेज बीन अ ड्रीम टू गेट इनटू माइक्रोसॉफ्ट, एंड टू गेट इनटू माइक्रोसॉफ्ट इज अ ड्रीम कम ट्रू। तो इससे ज्यादा बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती किसी दूसरी कंपनी के कंपैरेटिवली। यस, या आ, या अगर आप अभी आज के 2021-22 में अगर आप कॉलेज में जाते हैं, तो आप अपने आप को किस तरीके से ट्रेन करते हैं जिससे कि आप खैर आपको बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा है माइक्रोसॉफ्ट तक पहुँचने के लिए। अपने आप को आप किस तरीके से ट्रेन करते हैं ताकि जो आप पास आउट होने के 2-3 साल बाद एक अच्छी कंपनी में लैंड करते हैं? तो इस चीज़ पे थोड़ा-सा बहुत बढ़िया सवाल है। मैं अगेन उसी चीज पे जाऊंगा जो मैंने शुरुआत में बोला था, वो है रिवर्स इंजीनियरिंग। तो देखो, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आपको सिर्फ इंटरव्यू क्रैक नहीं करना है, आपको इंटरव्यू के बाद काम भी करना है। ठीक है, तो आप इंटरव्यू के पहले और इंटरव्यू के बाद वाले फेज को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। जो पहले वाला फेज है कि आप इंटरव्यू क्रैक कैसे करोगे, डीएसए, सिस्टम डिजाइन, बिहेवियरल। बिहेवियर तो आपका कम्युनिटी में इंटरेक्शन से आता है। ठीक है, आप किस तरह से इंटरेक्ट करते हो बाकी लोगों के साथ में। दूसरा आपका आ गया सिस्टम डिजाइन का। सिस्टम डिजाइन आपका क्यूरियोसिटी से जनरेट होता है, प्लस डिस्कशन से जनरेट होता है, एटलीस्ट जो बिगिनर लेवल पे है उसके ऊपर। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी आपका एक वो है, मान लीजिए सब्जेक्ट है, जो कि आई बिलीव थर्ड ईयर में आता है। तो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ो, तब आप क्या करो कि गूगल ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया होगा अपने लिए, या विंडोज में जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया होगा बाकी लोगों के लिए, आप उनके रिसर्च पेपर उठा लो। ठीक है, हो सकता है आपको उस रिसर्च पेपर में से, वो रिसर्च पेपर रहेगा 20 पेज का, रहेगा 30 पेज का रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम 50 पेज का हो जाएगा। हो सकता है उसके अंदर से आपको 80% चीजें, 70% चीजें समझ में नहीं आएंगी शुरुआत में, जब आप पहली बार उसको अटेम्प्ट करोगे। पर धीरे धीरे करके आपके अंदर वो कैलिबर डेवलप हो जाएगा कि आप रिसर्च पेपर से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, और उससे बढ़िया कोई चीज आपको सिस्टम डिजाइन नहीं सिखा सकती। ठीक है, आजकल एक टर्म बहुत पॉपुलर है, क्लाउड या माइक्रो सर्विसेज या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। गूगल ने या किसी बड़ी कंपनी ने जो भी सिस्टम बनाए होंगे माइक्रो सर्विसेज के ऊपर बेस्ड या डिस्ट्रीब्यूट, उनके उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश करे हैं, हमेशा करते हैं। ठीक है, आप वो रिसर्च पेपर निकालो, फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, है ना। कि भाई यूट्यूब के ऊपर आप दूसरी जो भी वीडियोस आप देखते हो एंटरटेनमेंट के लिए, उससे बढ़िया है कि आप उनको इस डायरेक्शन में लगाओ अपनी एनर्जी को, कि अब, और धीरे धीरे करके ना आपको वो चीज जब समझ आने लगेगी ना, तब आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। तो आप उन चीजों को पढ़ो, किन चीजों को, जिनको आप कॉलेज में पढ़ रहे हो। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप कॉलेज के बाहर के स्कोप में जाओ, नहीं। जो आपका सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग 3 या 4 रिसर्च पेपर पढ़ लो, जो कि आसान है। 6 महीने में आप 3-4 रिसर्च पेपर बहुत आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। ये और इतना बहुत है सिस्टम डिजाइन के लिए। अब सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट आता है डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आपको आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता है, लेकिन शायद वैसा नहीं पढ़ाया जाता होगा जैसा पूछा जाता है।
ठीक है, उसमें गैप है। तो आप क्या करो, पहली बात तो ये कि डीएसए को तैयार करने के दो तरीके हैं। एक होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और एक होता है इंटरव्यू प्रोग्राम या इंटरव्यू प्रिपरेशन। आपको जरूरी नहीं है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करी जाए। अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं करते हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल ले लो, एक रनर रनिंग है। जैसे अगर आपको किसी को आर्मी का एग्जाम क्लियर करना होता है, उसमें फिजिकल जो होता है उसमें रनिंग बहुत जरूरी है। अब दो तरह के बच्चे, दो बच्चे हैं। एक है जो बचपन से रनिंग कर रहा है या जो पार्टिसिपेट करता है रनिंग के अंदर, ठीक है, उसका तो मतलब ऑलमोस्ट पॉसिबिलिटी उसकी कि हो ही जाएगा, ठीक है। दूसरा ये है कि जिसने शायद रनिंग को उतना ध्यान नहीं दिया था बचपन से, लेकिन उसने क्या करा है कि जब आर्मी की रेस वाला फिजिकल वाला आने वाला था, उसने 6 महीना पहले तैयारी शुरू कर दी, ठीक है। उसका भी चांसेस है कि उसका हो जाएगा, क्योंकि वो उस प्रिपरेशन के अंदर है, ठीक है। ऐसा ही होता है, बच्चे तैयारी ऐसे ही करते हैं बचपन से। बहुत रेयरली कोई भागता होगा, लेकिन अपने आप को फिजिकली फिट रखते हैं। अब इसी एनालॉजी को आप कंपेयर करो कंप्यूटर साइंस में। अपने आप को फिजिकली फिट रखना मतलब आप बाकी चीजों के बारे में अवेयर हो जो आपके सब्जेक्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पता है, नेटवर्क के बारे में आपको पता है, ऑटोमेटा के बारे में आपको पता है, कंपाइलर के बारे में पता है। ये आपने अपने आप को फिजिकली फिट रखा हुआ है। जब इंटरव्यू क्रैक करने की बात आई, मतलब जो आपका फिजिकल होने वाला है आर्मी का, उसके 6 महीना पहले आपने डीएसए रिवाइज करना शुरू कर दिया, या 6 महीने को आप 2 साल लगा लो एक्चुअली, क्योंकि 6 महीने में उतना स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा नहीं। तो आप थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर आधा, 1.5 साल में बहुत अच्छे से सही इंटरव्यू क्रैक करने की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो डीएसए में रिवर्स इंजीनियरिंग करो, क्या पूछा जाता है उनके ऊपर जाओ। तो बिल्कुल एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हमने शुरुआत में बांट लिया था दो हिस्सों में, बिफोर इंटरव्यू, आफ्टर इंटरव्यू। बिफोर इंटरव्यू के अंदर दो हिस्से बांट लिए थे, डीएसए, सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन का मैंने बता दिया आपको, रिसर्च पेपर। डीएसए में मैंने आपको बताया क्या करना है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या आपका नॉर्मल इंटरव्यू प्रिपरेशन। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो तो बहुत ही बढ़िया। नहीं कर पा रहे हो तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आ जाओ वेबसाइट्स के ऊपर। कौन सी वेबसाइट? गीक फॉर गीक, हैकर रैंक, हैकर रैंक, इंटरव्यू बेट अकेडमी। ये सब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की नहीं है, ये सब इंटरव्यू प्रिपरेशन की है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या है? कोड फोर्सेस, कोड शेफ, ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है। तो दो तरह की वेबसाइट मान लो कि दो अलग अलग है। अब ये हो गया। अब डीएसए तैयार करना कैसे, मेजर वो चीज है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वैरायटी के ऊपर। वैरायटी विद कंसिस्टेंसी से रिजल्ट निकलेगा। सिर्फ वैरायटी पे ध्यान दोगे तो भी कुछ नहीं आएगा, सिर्फ कंसिस्टेंसी पे ध्यान दोगे तो भी कुछ नहीं आएगा। एक ही तरह के 50 सवाल नहीं लगाने हैं, ठीक है। सारे डेटा स्ट्रक्चर जो जरूरी होते हैं वो लिख लो, और उस कैटेगरी के अंदर जो पॉपुलर क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, वो करो पहले। तो वैरायटी रखो अपनी, और कंसिस्टेंटली करो, मतलब हर रोज 2 क्वेश्चन करो। ये ऐसे ही है, सेम एग्जाम्पल दोबारा। जैसे कोई रनिंग करना सीखता है, या जो बच्चे रनिंग करते हैं उनको पता होगा कि अगर आप 10 दिन 12 दिन रनिंग नहीं करो, तो जब 14th 15th डे आप रनिंग करोगे, वैसी रनिंग नहीं होगी जैसे पहले दिन हो रही थी। आपको टाइम लगेगा वही पेस गेन करने में। सेम चीज इस पे भी है। जब आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने बीच में छोड़ दी तो आपका माइंड जो है उस लेवल पे काम नहीं करेगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा, फिर वापस वहीं तक लेके जाना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंट रहो, और अपना गोल तैयार कर लो कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर बनना है, ठीक है, या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है। और बाकी सारे छोटे छोटी चीजें अपने आप को फिट रखने के लिए सारे सब्जेक्ट तैयार करने हैं, ठीक है। ये हो गया आपका बिफोर इंटरव्यू प्रिपरेशन। आफ्टर इंटरव्यू के बाद क्या होता है, उसको प्रिपेयर करने के लिए जो हमने पहले बात करी थी, इंटर्नशिप से बढ़िया कुछ नहीं होता। ऐसी कंपनीज में इंटर्नशिप ढूंढो जहां आपको एंड टू एंड डेवलपमेंट साइकिल सीखने का मौका मिले। सिंपल, प्रिपेयर, इतना अगर कोई कर ले, और मेरी अपनी खुद की कंपनी हो, आई वुड हायर देम हैप्पीली। दिस इज इट। इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, और इतनी एक्सपेक्टेशन के अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट या इस तरह की कंपनी बहुत आराम से क्रैक कर सकते अ, अब तो ये तो हो गई आपकी जो है करियर रिलेटेड चीज़ें। मैं आपसे 2-3 इंसिडेंट ऐसा पूछना चाहूँगा जो आपका जीजेयू में आपके फ्रेंड्स के साथ हुआ हो और आपको अभी तक याद हो, थोड़ा-सा किस्सा वगैरह आप शेयर कर दें तो? हो। अच्छा, ऐसा कुछ आ, यार मतलब बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको वैसे बता दूं, जैसे एक एफसी है अपना शॉपिंग सेंटर, तो वहां पे तो मतलब अब तो मेरे को पता नहीं कितनी दुकानें, हालांकि मैं गया था अभी 3-4 महीने पहले, तब बंद था एफसी। लेकिन वही एफसी के अंदर दुकानें बहुत ज्यादा है। एक है जो एटीएम वाली लाइन में सबसे आखिरी में है दुकान,
वो समोसे वगैरह बेचते हैं, मेरे को उसका नाम याद नहीं है, बट वहाँ बैठ के हम लोगों ने बहुत मतलब ऐसे खाना वाना खाया है। एक तो वो हो गया, और एक यादव जी की अभी भी शायद दुकान होगी, वो जो उसकी बेचते हैं, ये किताबें वगैरह वो बेचते हैं, मेरे को पता नहीं अभी किसने ले रखा होगा। अच्छा, एक बुक्स की शॉप है, वो कौन चलाता है? और शायद यादव जी हैं वो शॉपिंग। यादव जी हैं, तो तब भी यादव जी थे, वही चला रहे हैं तब से। ऐसे करके फिर वो अपनी बार्बर की शॉप है, तो मतलब ठीक है, वो ऐसे वाला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में क्या होता है कि जब गर्मी होती थी बच्चे लाइब्रेरी में सो जाते थे। वो एसी चलता है उसके अंदर, तो वो वहीं सो रहे हैं अपने, मतलब जो भी उनको पढ़ना वढ़ना वही पढ़ रहे हैं, रात में वहीं सो भी गए। और पेपर के टाइम पे क्या होता था कि 24 आवर्स खोल देते थे, ये रात में खुली हुई है तो 12 बजे बंद हो रही है, ऐसे करके। हाँ, तो बच्चे वहीं सो जाते थे उसके अंदर। ये ऐसे करके। और बहुत बढ़िया, मतलब अंदर लाइब्रेरियन जो मेरे को याद है, बहुत बढ़िया लाइब्रेरियन है। मुझे एक मतलब वो नाम मेरे को उनका याद नहीं है, बट उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। इवन जब मतलब मेरे को किताबें ढूंढनी होती थी तो वो हेल्प कर देते थे। दैट इज देयर। एक हमारे टाइम अभी धर्मेंद्र सर, मतलब मेरे को याद है, हाँ एचओडी, एचओडी है ना? हाँ। हाँ, कंप्यूटर साइंस वाले डिपार्टमेंट के। आप तो बहुत हेल्पफुल, बहुत ज्यादा हेल्पफुल। इस तरीके से कुछ कुछ टीचर्स जो है वो बहुत बढ़िया थे वहाँ पे। एक अभी तो नहीं है, अभी वो मेरे एक टीचर दोस्त बन गए थे वो। अभी वो इंडियन गवर्नमेंट में रेलवे के अंदर वो ऑफिसर है, आईईएस है। सुरेश चतुर्वेदी, वो हमको पढ़ाते थे। और कैंटीन तो भाई कैंटीन ही है। अब कैंटीन के पीछे अब तो आई बिलीव वो BH4 बन गया ना वहाँ पे, पहले BH4 नहीं हुआ करता था। हाँ हाँ, अब उधर भी है। अब BH4 बन गया, पहले BH4 नहीं होता था। तो हम लोग BH1 में रहते थे, और BH1 बीटेक वालों के लिए होता था, BH2 MSc एमटेक वालों के लिए होता था, BH3 जो था वो बी फार्मेसी एम फार्मेसी इन लोगों के लिए होता था, ऐसे करके था। अ, हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। और इट वाज गुड। मतलब हम लोग को जब पार्टी करनी होती थी रूम के अंदर बैठ के, तो मैस से रोटियां ले आते थे, वो बड़ा सही था। भाईचारे में चल जाते। ये भैया ठीक है, यही जर्नी वगैरह। और सही है। होप कि आप सभी को वीडियो देखने में मजा आया होगा और आप सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा शायद से इस वीडियो से। मैं यही कहूंगा अंतिम में कि भैया ने जो किया आप लोग भी कर सकते हैं बिल्कुल। और दो चार शब्द अगर लास्ट में भैया अपना आशीर्वाद का शब्द दे दे आप लोग तो थोड़ा। नहीं यार, तुमने बहुत बढ़िया लाइन बोली है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो सब कर सकते हैं। मैं मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक गांव के बैकग्राउंड से आता हूँ, विलेज बैकग्राउंड से। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, और इसीलिए मतलब वो IEEE वाला मैं स्किप कर पाया, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में मेरा बढ़िया रैंक आ गया था, बढ़िया नंबर आ गया था। और Tier 3 कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में सेकंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स में फेल हो गया। ठीक है, वहां से अगर मतलब IIT छोड़ दो, AIEEE की अच्छी रैंक छोड़ दो, वहां से अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट डबलिन अगर निकाल सकता हूँ, तो कोई भी निकाल सकता है। ये सिर्फ क्या है कि आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि यार थोड़ा आपको दूसरों का आशीर्वाद चाहिए होता है, आपको लक चाहिए होता है। तो जितना हो सके इंसान को हम्बल रहना चाहिए, ह्यूमिलिटी इंसान के अंदर रहनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आपके मतलब आपका अगर दिमाग बढ़िया काम करता है, यानी लाइक कि मैं तो कुछ भी कर लूंगा, नहीं, समटाइम लाइफ प्लेज अ डिफरेंट काइंड ऑफ गेम विद यू, जहाँ पे आप अच्छे मतलब ब्रेन वाले होते हुए भी चीजें कम अचीव कर पाते हो। फेलियर नहीं होगा लाइफ में, लेकिन जो आपकी पोटेंशियल है उससे नीचे रह जाओगे। ठीक है, वही आपका फेलियर है। तो आपका आपकी सक्सेस क्या है कि आपका जो पोटेंशियल है ना वो अचीव करना है। पॉसिबली आपका गूगल का पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अमेजन का होगा, पेटीएम का होगा, रिजर्व पे का होगा। वहां तक आपको पता लग जाएगा आपका क्या है, और आपको वहीं तक पहुंचना है, उससे नीचे नहीं रहना। और उसके लिए जरूरी यही है, हार्डवर्क करो और हम्बल रहो। ठीक है, यू डू दीज थिंग्स, इवेंचुअली सक्सेस आपको मिल ही जाएगी। तो आपको कॉलेज मित्र परिवार की तरफ से बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल पे आके स्टूडेंट्स को इतना अच्छा गाइड किया, इतने अच्छी चीजें बताई। बहुत बहुत थैंक यू आदित्य भाई, थैंक यू सो मच।